अब स्टार्ट करेंगे परिचालन लागत लेखांकन की थ्योरी। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, परिचालन लेखांकन क्या है? परिचालन लागत लेखांकन की यह विधि किन उद्योगों पर लागू होती है? ये सब इसमें भी ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यातायात परिचालन लागत पत्र काल्पनिक अंकों सहित तैयार कीजिए एवं इनमें सम्मिलित मदों को समझाइए। ठीक है, तो देखो हम लोग कॉस्टिंग जब पढ़ते हैं, कॉस्टिंग में हम लोग 90% जगह गुड्स का कैलकुलेशन करते हैं और 10% जगह यहाँ पर हम लोग बात करते हैं समझो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, ये होती है सर्विस से संबंधित। यहाँ पर हम निकालते हैं सर्विस की कॉस्टिंग, जैसे बस की सर्विस, रेलवे की सर्विस, है ना, हवाई जहाज़ की सर्विस हो गई, होटल की सर्विस। तो हम सर्विस की कॉस्टिंग निकालते हैं कहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की थ्योरी। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लेखांकन वह लेखांकन है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की लागत ज्ञात नहीं की जाकर सेवाओं की लागत ज्ञात की जाती है। अभी बताया, वस्तुओं की लागत हम ज्ञात नहीं करेंगे, सेवाओं की लागत को ज्ञात करेंगे। यही कारण है कि इस लेखांकन विधि का प्रयोग जैसे वैसे व्यवसाय में किया जाता है जहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है ना, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेनली इसको हम लोग इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, और सर्विस कॉस्टिंग, और क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। आगे क्या लिखा है, अतः इसे सेवा लागत लेखांकन विधि भी कहते हैं। इस लेखांकन विधि का प्रयोग निम्नलिखित संस्थानों पर किया जाता है, यातायात सेवा, सप्लाई सेवा, कल्याणकारी सेवा, नगर सेवा। यातायात सेवा मतलब रेलवे, बस, हवाई जहाज सेवा, ट्रॉम्बे, ट्रक, स्टीमर, समुद्री यातायात। उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई सेवा। सप्लाई सेवा मतलब क्या हो गया, गैस, विद्युत, पानी सप्लाई इत्यादि। कल्याणकारी हॉस्पिटल, कैंटीन, होटल, कॉलेज, छात्रावास। नगर सेवाएं, सड़क का निर्माण, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि। ऐसा कौन सी इंडस्ट्री हो गई, सर्विस। उसके बाद परिचालन लागतों की गणना। तो हम जब परिचालन लागत की गणना करेंगे तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो व्यवसाय है केवल सेवा नहीं प्रदान करता है, सेवा ही प्रदान करता है या सेवा से संबंधित वस्तुओं का निर्माण भी करता है। उदाहरण के लिए होटल कैंटीन केवल भोजन परोसता है या भोजन भी देता है, भोजन परोसता है या भोजन भी बनाता है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, देखो भोजन परोसना मतलब क्या हो गई, सर्विस। बनाना मतलब क्या हो गया, गुड्स। इसी प्रकार एक विद्युत कंपनी केवल बिजली का वितरण ही करती है या विद्युत का उत्पादन भी करती है। यदि वह निर्माण का कार्य भी करती है तो निर्माण वस्तुओं की लागत की गणना करने के लिए विधि लागत लेखांकन पद्धति से तो केवल प्रदान की गई सेवा की लागत की गणना की जाएगी जो सामयिक होगी, जैसे मासिक, त्रैमासिक इत्यादि। मतलब बोल रहा है कि हमको देख लेना है कि सर्विस और गुड्स दोनों है कि अगर सर्विस होगी तो सर्विस के लिए सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे परिचालन लागत की मतलब परिचालन लागत का परिचालन कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का हम लोग यूज़ करेंगे अगर सर्विस होगी तो। परिचालन लागतों का वर्गीकरण। तो सर्विस में 3 तरह की कॉस्ट लगती है। एक कौन सी कॉस्ट लगती है, स्थायी व्यय, फिक्स्ड ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स्ड या बोल सकते और स्टैंडिंग चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि अनुरक्षण व्यय। उसके बाद परिचालन एवं संचालन व्यय यानी कि ऑपरेटिंग एंड रनिंग एक्सपेंस। तो फिक्स्ड एक्सपेंस क्या कहेंगे, फिक्स्ड चार्ज क्या कहेंगे, तो स्थायी व्यय वे होता है जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मात्रा से प्रभावित नहीं होते, यानी कि आप जितनी भी सेवा प्रदान करो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। ये अवधि संबंधित होते हैं सेवा की मात्रा से नहीं, ये अवधि से संबंधित होते हैं सेवा की मात्रा से नहीं। आप जितनी भी सेवा प्रदान करो फिक्स कॉस्ट तो सेम की सेम रहेगी। जैसे बताया था कि मान लो कोई दुकान है वो 1 शर्ट बेचे या 100 शर्ट बेचे, उसकी कॉस्ट सेम रहेगी। अपन कॉस्ट शीट में समझाया था मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक यातायात कंपनी के संबंध में ट्रक या बस के ड्राइवर का वेतन, निरीक्षकों का वेतन, डेप्रीशिएशन, बीमा, सड़क का टैक्स, लाइसेंस फी, पूंजी और ब्याज, ये सब क्या फिक्स है। बस ड्राइवर का वेतन, बस चले ना चले, काम चले ना चले, बस के ड्राइवर का वेतन देना ही पड़ेगा। निरीक्षकों की तो सैलरी वगैरह जो होती है ना वो देनी पड़ेगी, सैलरी, डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस का पैसा देना ही पड़ेगा, लाइसेंस भी देनी पड़ेगी, पूंजी और ब्याज देना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल के संबंध बात करो तो हॉस्पिटल का डेप्रीशिएशन, हॉस्पिटल का इंश्योरेंस हो गया, ये सब स्थायी व्यय की श्रेणी में आते हैं। अनुरक्षण व्यय मतलब क्या होता है, इसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग जब सीखे थे अपन अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हो तो हम लोग उसमें क्या निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट, उसे निकल जाता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, यह आ जाता है हमारा बैलेंसिंग फिगर। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में रहता है गिवन। तो अपन सब किए थे कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन में, यानी कि जो था यूनिट कॉस्टिंग, उसमें देख लेना, वीडियो अवेलेबल है। तो अनुरक्षण व्यय मतलब क्या होता है, ये वे व्यय है जो सेवाओं को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं जो अर्थ परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। यातायात कंपनी के संबंध में गाड़ियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, टायर ट्यूब पर व्यय, डेंटिंग पेंटिंग का व्यय, गैराज किराया इत्यादि। यानी अगर हम बात करें मेंटेनेंस की तो लिखा हुआ है टायर ट्यूब वगैरह खर्चा होगा, डेंटिंग पेंटिंग सब क्या मेंटेनेंस का काम है।
हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल में दवाओं आदि स्टॉक पर होने वाले व्यय अनुक्षण व्यय के उदाहरण हैं। उसके बाद संचालन व्यय, ऑपरेटिंग करने का खर्चा। संचालन व्यय वैसे व्यय कहते हैं जो यातायात मीलों दूरी के अनुपात में परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ना, अपन क्या लिखा था यहाँ पे, देखो ऑपरेटिंग एंड रनिंग एक्सपेंस, ज़्यादा रनिंग करोगे तो ज़्यादा खर्च लगेगा। इसके अंतर्गत यातायात सेवा के संबंध में पेट्रोल, ज़्यादा रनिंग करोगे तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, ज़्यादा तेल, ज़्यादा ग्रीस लगेगा। हॉस्पिटल की बात करेंगे तो दवाओं, दूध, भोजन, फल आदि पर व्यय संचालन लागत के उदाहरण हैं। अब क्या लिखा है, परिचालन लागत इकाई, यानी हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, या कॉस्ट पर केजी निकालते हैं, या कॉस्ट पर किलोमीटर निकालते हैं। तो जैसे मान लो यातायात की सेवा की बात करें अपन, सवारी गाड़ी है, जैसे मान लो रेल है, मोटर है, तो निकालेंगे हम प्रति यात्री किलोमीटर। क्या निकालेंगे, प्रति यात्री, क्योंकि यहाँ पे रेल में, मोटर में कौन बैठते हैं, यात्री बैठते हैं, तो कैसे निकालेंगे, प्रति यात्री किलोमीटर। अगर ट्रक की बात करेंगे ट्रक, तो वहाँ भी क्या निकालेंगे, प्रति टन किलोमीटर, क्योंकि ट्रक में क्या जाता है, सामान जाता है, तो निकालेंगे प्रति टन किलोमीटर। ऐसा जैसे लिखा है जल आपूर्ति कंपनी है, तो वहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, प्रति 1000 गैलन पानी, प्रति 1000 गैलन पानी, ये क्या होगी, हमारी लागत इकाई, क्या होगी, लागत पर इकाई। तो निकालते हैं ना कॉस्ट पर यूनिट, वैसे क्या निकालेंगे हम लोग, प्रति लागत गैलन इकाई के लिए क्या होगा हमारा, कॉस्ट पर यानी कि लिखें कॉस्ट पर 1000 गैलन पानी, ऐसा। विद्युत आपूर्ति कंपनी की बात करें तो क्या निकालेंगे, प्रति किलोवाट प्रति घंटा, प्रति किलोवाट प्रति घंटा। होटल कैंटीन की बात करेंगे तो प्रति कप चाय, प्रति कप थाली भोजन। अस्पताल की बात करेंगे तो प्रति रोगी दिवस, प्रति ऑपरेशन। सड़क प्रकाश की बात करेंगे तो प्रति प्रकाश स्तंभ। होटल निवास गृह की बात करेंगे तो प्रति कमरा किराया, ऐसा। अब जो ऊपर क्वेश्चन था यातायात का, एक यातायात परिचालन लागत पत्र काल्पनिक अंकों सहित तैयार कीजिए एवं इसके मदों को समझाइए। देखो आपको पहले पढ़ाता हूँ उससे कुछ एग्जाम्पल जो है ना। देखो भले इंग्लिश मैं इसमें यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, अगर भले आप हिंदी मीडियम वाले हो फिर भी आप मेरे हिसाब से इसको देखना चाहिए आपको, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये ऐसा ना, प्रीपेयर, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, प्रीपेयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट विथ इमेजिनरी फिगर एंड डिस्कस वेरियस आइटम ऑफ इट। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ जगह आपको प्रॉब्लम ना, इसलिए इसमें इंग्लिश में एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो जैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ हल्का फुल्का, फिर वहाँ पे अपन जाएंगे एग्जाम्पल समझने के लिए। तो प्रीपेयर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट विथ इमेजिनरी फिगर एंड डिस्कस वेरियस आइटम ऑफ इट। लागत लेखांकन से आप क्या, यातायात लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें, यह किन उद्योगों में अपनाई जाती है। तो यातायात लागत लेखांकन क्या होता है, यातायात व्यवसाय जो सेवा प्रदान करता है उसकी लागत की गणना करने के लिए परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हमको मालूम है यातायात व्यवसाय होगा तो हम लोग, यातायात व्यवसाय मतलब क्या होगा, सर्विस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो यातायात लागत लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। हम सर्विस की कॉस्टिंग क्यों करते हैं हम लोग, यातायात गाड़ियों की सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, है ना। देखिए अपन यहाँ पे प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। यातायात गाड़ियों के द्वारा माल या सवारी ले जाने की दर निर्धारित करना। तो यातायात गाड़ी की बात यातायात गाड़ियों की सेवा की प्रति इकाई या फिर माल या सवारी ले आने की इकाई। मोटर गाड़ियों की प्रति इकाई की तुलना अन्य साधनों की लागत से करके ज्ञात करना कि मोटर गाड़ी के चलाने लाभप्रद है या नहीं। वैसे बता रहे कि क्या उद्देश्य है, मोटर गाड़ियों की लागत को उन समस्त विभागों में से बांटना। मोटर गाड़ियों की लागत को उन समस्त विभागों से बांटना जो कि इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं। मान लो कोई सेवा का लाभ उठा रहा है 5 डिपार्टमेंट, तो 5 डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, उस कॉस्ट को बांटेंगे। ठीक है, किराए पर दी जाने वाली गाड़ियों का किराया निर्धारित करना कि भी हमको कितना खर्चा लग रहा है, उस हिसाब से हम लोग किराया निर्धारित करेंगे। पेट्रोल, तेल, मरम्मत और अनुरक्षण व्यय को नियंत्रित करना, कितना है ना। मान लो पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा लग रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस हुआ कि नहीं हुआ, मेंटेनेंस करने में पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी कितनी चल रही है, कितनी चलनी चाहिए। एक गाड़ी की लागत की तुलना दूसरी गाड़ी से करना तथा निश्चय करना कि कौन सी गाड़ी लाभप्रद है। तो दिया हुआ उद्देश्य क्या है ना। तो गाड़ी की प्रति लागत इकाई निकालना, प्रति सवारी वगैरह निकालना, अन्य गाड़ी से तुलना करना, उसको अलग अलग विभागों में बांटना, गाड़ी का किराया निर्धारित करना और इस सब मेंटेनेंस खर्चे को नियंत्रित करना। ठीक है, दूसरी गाड़ी से तुलना करना कि कौन सी गाड़ी चलाना लाभप्रद है, ऐसा। उससे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यातायात लेखांकन की लागत इकाई। देखो क्या लिखा है, यातायात लेखांकन की लागत इकाई क्या होती है। ऊपर हम देखा ना, देखो जैसे सवारी गाड़ियों की लागत इकाई यात्री किलोमीटर होगी या यात्री मील होगी। ये सब पूरा प्रैक्टिकल समझाता हूँ मैं, पर फिलहाल आप थोड़ी समझो। सवारी गाड़ी की होगी लागत इकाई क्या होगी, यात्री किलोमीटर, है ना। क्या होगी, यात्री किलोमीटर कि पर पैसेंजर कितना किलोमीटर चला। मान लो एक गाड़ी जाती है, वो ए स्टेशन से जाती है बी स्टेशन, है ना। तो उसमें मान लो 50% बैठे, कितने परसेंट, 50% बैठे हुए हैं। तो मान लो मैं बताऊँ एक पर्सन कितना किलोमीटर, तो ये कितना किलोमीटर है, 50% बैठे हुए और कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर है।
50% बैठे हुए हैं और ये 100 किलोमीटर है, तो एक पर्सन कितना किलोमीटर गया? 100 किलोमीटर। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, यात्री किलोमीटर या यात्री मील होता है, ठीक है। तो यात्री किलोमीटर कितना चला कि एक यात्री कितने किलोमीटर चला? यहाँ पर एक यात्री 100 किलोमीटर चला, ऐसा। उसके बाद यहाँ संयुक्त इकाई है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि एक यात्री को 1 मील जाने की लागत क्या है? समझ में आया? ये पूरे डिटेल में बता रहा है अच्छे से। एक यात्री को 1 मील जाने की लागत कितनी होगी? इसका अर्थ हुआ कि एक यात्री को 1 मील जाने की लागत क्या है। उसी प्रकार मालवाहक गाड़ियों की इकाई टन किलोमीटर या टन मील होती है। तो यात्री की बात होगी तो एक यात्री को 1 मील जाने की लागत क्या है? तो यात्री आप एग्जाम में कितना लिखे थे हम? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर की लागत कितनी होगी? क्लियर है? या 100 मील की लागत कितनी होगी, ऐसा। वैसे उदाहरण के लिए 5 टन 10 किलोमीटर के ले जाया जाता है, तो गाड़ी की प्रदत्त सेवा कितनी हो गई? 5 इंटू टन 10 किलोमीटर हुई। टन किलोमीटर को ज्ञात करने की 2 विधियाँ प्रचलित है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? परिशुद्ध टन किलोमीटर यानी अब्सोल्यूट टन किलोमीटर। दूसरा क्या लिखा है? कमर्शियल टन किलोमीटर। इसके लिए आपको इंग्लिश वाले एग्जाम्पल में ले आना पड़ेगा कि आपको परिशुद्ध किलोमीटर यानी कि अब्सोल्यूट और कमर्शियल टर्नओवर किलोमीटर क्या होता है। थोड़ा सा अपन ध्यान समझते हैं। देखो यहाँ समझ एक बार, ये जो लिखा ना अब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। अब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा देखो, इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मे बी कंप्यूटेड इन 2 वेज। अब्सोल्यूट टन किलोमीटर, बी लिखा है कमर्शियल टन किलोमीटर। ध्यान सुनना, हिंदी में बताऊंगा, बस सुनते जाओ। इन अब्सोल्यूट टन किलोमीटर कॉस्ट यूनिट बिटवीन ईच 2 स्टेशन इज कैलकुलेटेड सेपरेटली इन टन्स किलोमीटर। यानी हर स्टेशन की जो कॉस्ट निकाली जाएगी सेपरेटली निकाली जाएगी। एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन, डोंट वरी। देन क्या किया जाएगा? देन टोटल अप, फिर क्या कर दिया जाएगा? टोटल अप किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं अपन सी पर देखेंगे अब्सोल्यूट टन किलोमीटर के बारे में, बाद में देखेंगे कमर्शियल के बारे में। बस ध्यान सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक ट्रक स्टार्ट होगी विथ अ लोड ऑफ 10 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन पी। एक ट्रक कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टेशन पी से ट्रक हमारी स्टार्ट हुई। क्लियर है यहाँ तक? पी से स्टार्ट हुई। कितना टन लेकर स्टार्ट हुई? 10 टन को लेकर स्टार्ट हुई। फिर क्या लिखा हुआ है? इट अनलोड्स 4 टन एट स्टेशन क्यू। जब ये कहाँ गई? क्यू में गई। उसने क्या किया? माइनस कर दिया 4, है ना, माइनस कर दिया 4। तो फिलहाल बैलेंस कितना बचा? 6 बचा बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर। और जो बाकी गुड्स को यानी कि माइनस इसको यहाँ पर क्या कर दिया? हटा दिया। तो 10 था, यहाँ पर क्यू में हट गया 4, कितना बच गया? 6। और 6 वो अगला स्टेशन जो था आर, वहाँ पे क्या कर दिया? हटा दिया गया। इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू पी स्टेशन। डायरेक्टली कहाँ पे आ गई? आर से कहाँ पे आ गई? पी स्टेशन की तरफ आ गई। आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 8 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर। मतलब आर में क्या किया? 8 टन को अपलोड होते हुए उसमें कहाँ पे आ गई? वो आर में आ गई। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू का आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर? चलिए आगे और पढ़ते हैं अपन। पी टू क्यू टू आर एंड देम फॉर आर टू पी आर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो पी टू क्यू कितना लिखा है? 40 किलोमीटर। ठीक है। क्यू टू आर, ये क्यू से आर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 60 किलोमीटर। फिर आर टू पी कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 80 किलोमीटर। आर टू पी कितना लिखा हुआ है? 80 किलोमीटर। यहाँ पे आ गया 80 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूट अब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो अब्सोल्यूट में अपन अभी क्या पढ़े थे अपन? अब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या? इन अब्सोल्यूट टन किलोमीटर कॉस्ट यूनिट बिटवीन ईच 2 स्टेशन हैज कैलकुलेट सेपरेटली। यानी कि हम लोग ये देखो, ये अपन कहाँ से गए? यहाँ पर पी टू क्यू निकालेंगे सेपरेटली, क्यू टू आर निकालेंगे सेपरेटली, फिर आर टू पी कैसे निकालेंगे? सेपरेटली। तो तीनों का क्या निकालना है? सेपरेटली निकाल दिए हम लोग। फिर क्या कर दिए? टोटल, वो लिखा हुआ था। क्या निकालेंगे? कैलकुलेट सेपरेटली इन टन्स किलोमीटर एंड देन टोटल अप। फिर क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्लियर अच्छे से? तो देखो, ये 10 टन लेकर चली 40 किलोमीटर तक, तो 10 इंटू 40। फिर उसके बाद 10 इंटू क्या कर दिए? 40। ठीक है। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे, 4 को हटा दिया तो 6 इंटू 60। 6 टन को लेकर चली 60 किलोमीटर, 6 टन को लेकर चली 60 किलोमीटर, तो 6 टन इंटू 60 किलोमीटर, ऐसा। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग 80 किलोमीटर था, 80 किलोमीटर कितने टन को लेकर चली? 8 टन को लेकर चली, तो 80 इंटू 8, ये लगा दिया टोटल। बस यही है। अब कमर्शियल में क्या लिखा देखो, बट इन कमर्शियल टन किलोमीटर, इसको मैं मिटा देता हूँ।
बट इन कमर्शियल टन किलोमीटर द ट्रिप इज कंसिडर्ड एज अ होल मानेंगे एंड इज अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर बाय एवरेज लोड क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर बाय एवरेज लोड क्वांटिटी मतलब लोड क्वांटिटी कर देंगे हम एवरेज। पहले कितना लेकर चली थी 10, फिर माइनस कर देंगे 4, कितना बचा 6, ठीक है। फिर 6 को उतार दिया, फिर कितना लेकर चली थी 8, ऐसे सीखे थे ना हम लोग। पी से गई क्यू में, क्यू से गई आर में, पी से लेकर चलिए 10 किलोमीटर, यहाँ पर 10 लेकर, यहाँ पर कितना है 10 में से कितना उतार दिया, यहाँ पर 4 को उतार दिया, यहाँ कितना बचा 6, तो क्यू के पास कितना बचा 6, फिर क्यू से आर में कितना लेकर गए हम लोग 6, और 6 का 6 यहाँ पे पूरा उतार दिया, आर में कितना बचा 0, फिर आर से वापस आए कितना लेकर 8 टन लेकर आए हम लोग वापस। तो हम लोग यहाँ से जब पी से लेकर चले थे तब कितना था 10, फिर क्यू से लेकर चले तो कितना था 6, फिर आर से जो वापस है कितना था 8, ऐसा। तो ऊपर अभी अपन पढ़े क्या करेंगे हम लोग, टन का करेंगे एवरेज, टन का हम लोग किए एवरेज, इसका एवरेज किया तो कितना आया 8, इंटू का कर देंगे 180 किलोमीटर, तो 8 इंटू 180 कितना आया 1440। ये अब ये भी देखते हैं हम लोग, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, देखो ये भी एकदम आसान है, द कॉस्ट यूनिट इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज यूजुअली अ पैसेंजर किलोमीटर। जब भी हम लोग पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट इट एज अ टन किलोमीटर, और जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, टन किलोमीटर हमको मालूम है। द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स इज गिवन बिलो। अब आपको समझा रहा है एग्जाम्पल देखिए, एक बस है जो दिल्ली से जयपुर जाती है, कहाँ से आती है, दिल्ली से आती है, दिल्ली से लेकर जयपुर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 बसेज बिटवीन 2 टाउन्स, कितनी बसेस हैं इनके पास, 4 बस है, 2 टाउन मतलब ये और ये, इनके पास कितनी बस है, 4 बस हैं, ठीक है। विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट, कितनी किलोमीटर की दूरी है इनकी, 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। आपको बताता मेन निकालना क्या है, कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर, क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर। देखो किलोमीटर तो आपको निकालना आएगा ही, किलोमीटर निकालना आएगा, यहाँ पे क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, पैसेंजर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं आपको समझाता हूँ, सुनते आना, फिर आंसर देखेंगे अपन। 4 बस है, 4 बस, तो दिल्ली से जयपुर कितनी बस है, ये लिख लिया मैं 4 बस। बिटवीन 2 टाउन्स है, यानी दिल्ली से जयपुर। अब वापस आ रही कि नहीं आ रही वो बात नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बिटवीन 2 टाउन्स, यहाँ से गई जयपुर, अब जैसे जयपुर से वापस आ रही कि नहीं आ रही वो नहीं लिखा है, फिलहाल अपन नहीं लिखते उसको। तो 4 बस है तो 4 इंटू 2 टाउन्स एट 50 किलोमीटर, यहाँ कर लिया 50 किलोमीटर। उसके बाद द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द इच बस इज 50 पैसेंजर, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 50 पैसेंजर, इंटू फिर क्या लिखा है, एंड एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 80%, अच्छा एक्चुअल कितना 80%, तो मल्टीप्लाई कर दो 80%। उसके बाद 80% सीटिंग कैपेसिटी, ऑल द 4 बसेस रन ऑन 25 डेज, कितना चलती है बस, 25 डेज चलती है, इंटू इन अ मंथ, एंड ईच बस मेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे, मतलब कि जाती भी है फिर आती भी है, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब और कैलकुलेट करना है आपको पैसेंजर किलोमीटर। देखो ऐसे फॉर्मूला अपनाया, अपन ऐसे निकाल लिए, देखो 4 बस, डिस्टेंस कितना था 50 इंटू 50, फिर कितना था पैसेंजर 50, ये 50, फिर तो 80%, ये कर दिया अपन 80%, फिर यहाँ पे आपने किया 25 मतलब क्या था यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, फिर 2 ट्रिप इंटू 2, देखो इंटू 2, ऐसे निकाल लिए। हमको फॉर्मूला वगैरह जरूरत नहीं है, ये क्या पूरा किस पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है, किससे बेस्ड है, ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसका अब क्लियर हुआ अच्छे से। अब बताता हूँ स्पीड में, दिल्ली जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 4 बस को चलाती है, 4 बस को चलाती है तो इन 4, उसके 2 टन की उसमें चलाती है, विच रन 50 किलोमीटर, यानी 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 50, 80% क्या थी उसकी, 80% क्या थी, 80% जो है एक मिनट, हाँ वर्ड जो होना चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी थी 50 है ना, और ऑक्यूपेंसी रेशियो कितना 80%, जो बस का जो ऑक्यूपेंसी रेशियो कितना 80%, ठीक है। और 25 दिन चलती है महीने में, और 2 ट्रिप होती आना और जाना। ये क्लियर हो गया। अपन आते हैं वापस यहीं पर, अपना भी हो चुका था वहाँ पे अब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, परिचालन लागत पत्र निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, परिचालन लागत पत्र या त्रैमासिक बनाया जाता है तथा इसमें समस्त व्यय को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत दिखाकर प्रति टन किलोमीटर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, देखो इसमें आप देखे थे यहाँ पर 3 होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस
और रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस। तो इन तीनों शीर्षकों में दिखाएंगे अपन। यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है क्योंकि इसी के आधार पर, यंत्र होगा कि पत्र होगा, पत्र है ना, पत्र, इसी के आधार पर प्रति इकाई लागत की गणना की जाती है। इस पत्र का नमूना आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखो स्टैंडिंग चार्ज लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या लगता है, डेप्रिसिएशन हम देखे थे, इंश्योरेंस, टैक्स, लाइसेंस, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सब क्या होता है स्टैंडिंग। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, गैरेज स्टाफ सैलरी, अदर एक्सपेंस ऑफ गैरेज, रिपेयर रिन्यूअल, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस। रनिंग में क्या लगता है, पेट्रोल डीजल, ऑयल ग्रीस, सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ, ड्राइवर, मैकेनिक, क्लीनर, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ टायर और बैटरी। तीनों कर देंगे हम लोग ए बी सी। यह है अपना टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतनी कॉस्ट है, इतना रिवेन्यू है, तो अपने आप निकल जाएगी प्रॉफिट, है ना। उसमें क्या लिखा है, टन किलोमीटर कैरी, कितना हमने टन किलोमीटर कैरी किया। मान लो यह है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यह है हमने कितना टन किलोमीटर कैरी किया। तो क्या करेंगे अपन, कॉस्ट बाय करेंगे हम लोग टन किलोमीटर, तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ये ऐसा है, करेंगे। प्रैक्टिकल का समय मिला तो उसको भी अपलोड कर दूंगा मैं। आगे देखते हैं हम लोग। एक विद्युत गृह लागत विवरण तैयार कीजिए, उसमें काल्पनिक संख्याएं भरिए। ठीक है, ये है कि हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर क्या लिखा है देखो, विद्युत गृह लागत लेखांकन तैयार करेंगे हम लोग। तो विद्युत गृह उत्पादित विद्युत की लागत ज्ञात करने के लिए एक लागत पत्र को तैयार किया जाता है। इसके लागत की गणना के लिए व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भाप उत्पादन व्यय, स्टीम प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा का लिखा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट। तो स्टीम प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या खर्चे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कोयले का खर्चा आएगा। इसमें निम्न व्यय को शामिल किया जाता है, कोयले का, पानी का, मजदूरी का, रिपेयर और मेंटेनेंस का, डेप्रिसिएशन का, निरीक्षण व्यय, सुपरविजन एक्सेट्रा। विद्युत उत्पादन व्यय, उत्पादन करना है तो इसमें कौन कौन सा खर्चा शामिल होगा, भाप उत्पादन व्यय का योग, इसके खर्चे का योग, परिचालन की मजदूरी, स्टोर्स, मरम्मत और रिपेयर व्यय जो विद्युत उत्पादन से संबंधित है इत्यादि। विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत की तुलना पिछली अवधि से की जाती है और अंतर का कारण ज्ञात करके उत्पादन की लागत नियंत्रण में रखने का प्रयत्न किया जाता है। विद्युत लागत पत्र का नमूना निम्नांकित है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको खाली बोल रहा था कि आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है काल्पनिक फिगर यूज करके। तो वैसे बना लेना, लिखना है पावर स्टेशन हाउस, स्टीम प्रोड्यूस कितना की 30,000 LB, स्टीम हाउस यूज्ड फॉर जनरेशन, इतना हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, जनरेशन के लिए कितना यूज़ हुआ 18,000 LB। मंथ अप्रैल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड 1,80,000। अब क्या लिखेंगे हमने, स्टीम प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर क्या लिखा है कॉस्ट पर LB, क्योंकि हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। तो अब इतना लिखना, इतना लिख दिए, मान लो इतना लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर आ गए। अब इमेजिनरी फिगर है, लिख दिया कोल, क्या क्या खर्चा लगता है लिखते गया, कोल एंड कोक का 15,000, वाटर का 200, वाटर सॉफ्टनर का 100, वेजेस कोल हैंडलिंग का 1000, वेजेस स्टॉकिंग का 1200, रिपेयर मेंटेनेंस का 500, स्टोर का 200, लुब्रिकेंट ऑयल का 100, सुपरविजन का 600, डेप्रिसिएशन का 1500। टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मंथ कितना होगा यहाँ पर 30,000, ये 30,000 और ये हो गई हमारी कॉस्ट। यूज्ड फॉर हीटिंग में यूज़ किया 12,000, कितना बचा 18,000, है कि नहीं। तो ऊपर में क्या लिखा था, स्टीम प्रोड्यूस कितनी थी 30,000, स्टीम को यूज़ किया, जनरेशन कितना यूज़ किया हमने 18,000। तो हमको कितनी कॉस्ट से मतलब है, 18 है कॉस्ट से मतलब है, तो 12 कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे माइनस। तो ध्यान देना यहाँ पर हम जब लिखे थे स्टीम प्रोड्यूस कितने के 30,000, तो ये जो खर्चे दिए हैं सब खर्चे किसके लिए दिए हुए हैं, यहाँ पर 30,000 के लिए क्या दिए खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम कितना यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 18,000 का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। तो 12,000 वाले खर्चे को क्या कर रहे हैं हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो कैसे यहाँ पर क्या कैसा है मैं को समझाता हूँ भी। जैसे यहाँ पर 30,000 है, 30,000 कितना खर्चा हुआ 20,400, तो 20,400 जो खर्चा हुआ है वो 30,000 के लिए हुआ है ना। तो 12,000 के लिए कितना, तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग 12,000, इंटू क्या कर देंगे हम लोग 12,000। समझ में आया, मतलब कि 30,000 के लिए हमने कितना खर्चा किया 20,400 रुपये का खर्चा किया। तो 12,000 के लिए कितना, तो 20,400 इंटू 12,000 बाय 30,000, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से, कितना आया यहाँ पर 8160।
तो यहाँ से आ गया 8160। तो इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे सामने आ गया। और इसकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ये कैसे निकली मालूम है, ये वही जो भी बताया ना, ये दोनों डिवाइड करके ये 20,400 बाय किसके लिए है, 30,000 एक के लिए कितना, मैं क्या बताया था अभी थोड़ी बता रहे, पर LB। तो पर के लिए निकालना है तो ये निकल जाएगा रुपीज़ में, रुपीज़ निकालना, रुपीज़ को ऊपर है ना, बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 30,000, यानी कि 30,000 के लिए आप खर्चा कर रहे हो भाई 20,400। तो एक के लिए कितना, तो 20 यहाँ से इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 20,400 इंटू 1/30,000। देखो ये है कि नहीं, समझ में आया अच्छे से। तो कॉस्ट वेरिएबल ये यहाँ पे वही सेम टू सेम कॉस्ट आएगी, ठीक है, इसको माइनस मत कर देना ये तो खाली बस समझाने के लिए था कि इतना हमको माइनस करना है, इतनी की कॉस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये खाली क्या था, या टोटलिटी के फॉर्म में माइनस किया है ना, पर यूनिट का जो खर्चा है तो पर यूनिट का पर यूनिट में ही रहेगा ना, ये तो खाली टोटलिटी में बता रहा है। फिर क्या आया, इलेक्ट्रिक जनरेशन कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ स्टीम यूज्ड इन 18,000 LB 12,240, ऑपरेटर वेजेस 1,000। यहाँ जो निकला ना ये अभी अपन देखे थे ऊपर अपन थ्योरी में कि अगर इलेक्ट्रिक जनरेशन करना है अपन को तो ये जो ऊपर का जो खर्चा है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर ऑपरेटर का वेजेस कितना है 1,000, स्टोर का कितना है 500, रिपेयर मेंटेनेंस से कितना है 1,200, डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर 1,500, सुपरविजन का 600। टोटल यूनिट जनरेटेड की है 1,80,000, टोटल यूनिट जनरेटेड 1,80,000, 17,040। कॉस्ट पर यूनिट क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर कैसे निकालेंगे हम लोग 17,040 ये डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 18,000, तो निकल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था अपन यहाँ पे काल्पनिक बनाना है अपन को। देखो यहाँ पर अपन था स्टीम को यूज़ किए, अपन इसमें दो चीज़ करना था, दो स्टेप था ना, एक स्टीम था, दूसरा क्या था इलेक्ट्रिसिटी। तो ये खर्चा ये था स्टीम का, स्टीम हमने कितना प्रोड्यूस की, इतना क्या किया हमने यूज्ड फॉर जनरेशन, तो जनरेशन कितना यूज़ की 18,000। तो यहाँ पर 18,000 जब हमने यूज़ की तो हम लोग जब जनरेट किए थे 18,000 है ना, जब 18,000 यूज़ की तो हम लोग को जब यहाँ पर जो निकालना है हम लोगों को विद्युत उत्पादन का व्यय, तो इसका जो खर्चा है वो तो लेंगे ही, इसका जो खर्चा है ये तो लेंगे ही, ये तो हम लोग लेंगे ही इसका खर्चा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, कहाँ थे अपन, हाँ घर में रहो तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता ही है, घर में हूँ, भाभी है, चाय पियोगे चलो ये हाँ, तो अपन कहाँ थे, 17,040 टोटल खर्चा हुआ, ये टोटल खर्चा मिला के डिवाइड बाय क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कितना था 18,000, 1,80,000, क्लियर है। उससे क्या लिखा हुआ है, एक कैंटीन लागत विवरण तैयार कीजिए, उसमें काल्पनिक संख्याएं भरिए। तो क्या होटल कैंटीन लागत लेखांकन में क्या क्या आएगा, होटल या कैंटीन की लागत का लेखा करने के लिए होटल के व्यय को निम्न रूप में विभाजित किया जाता है। फूड मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ईंधन और पावर लगेगा और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लगेंगे। होटल में जाते तो फूड तो लगता ही है, होटल के लेबर के बिना काम नहीं चलता, फ्यूल पावर तो लगता ही है, नहीं तो खाना कैसे बनेगा, और बहुत सारे खर्चे भी लगते हैं। खाद में क्या लगेगा, बिस्कुट, चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय, क्रीम, सिगरेट आदि। और लेबर में क्या लगेगा, रसोईया, कर्मचारी, निरीक्षक आदि। ईंधन में क्या लगेगा, कोयला, बिजली, गैस। इसमें क्या लगेगा, होटल का किराया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, होटल का किराया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। होटल या कैंटीन के प्रबंधक व्यवस्थापक को कंज्यूमेबल के क्रम में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जो आइटम कंज्यूमेबल होती है जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री को क्रय आवश्यकता अनुरूप ही किया जाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएगी, हमको मालूम है। वस्तुओं की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि ग्राहक को रुचिकर प्रतीत हो। इसके लिए बड़े बड़े होटलों में वातानुकूलित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मितव्यतापूर्व जाना मितव्यपूर्ण होता है। देखो अगर आप वातानुकूलित यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे तो खाना क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ वस्तुएं सुरक्षित रहती है वहाँ उन्हें अधिक दिनों तक रखा जाना संभव हो पाता है। होटल कैंटीन के लागत पत्र का नमूना है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले प्रोविजंस, फिर क्या लिखा है वेजेस एंड सैलरी, फिर क्या लिखा है फ्यूल एंड पावर। प्रोविजंस में क्या लिखा है, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ब्रेड, टी, मिल्क, फ्रूट, एग, फिश, मीट। वेजेस में क्या लिखा है, सुपरवाइज़र, कुक, कुकिंग असिस्टेंट और काउंटर हेल्पर। फ्यूल में क्या लिखा है, स्टीम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग। लिखा है मिसलेनियस खर्चा, क्रॉकरी, ग्लास, रेंट, इंश्योरेंस, टॉवेल, कंज्यूमर स्टोर्स। ये सब है टोटल किए अपन, लेस माइनस कंपनी की सब्सिडी, फिर आया नेट, फिर से कुछ सेल दिया हो तो सेल, अपने आप प्रॉफिट लॉस क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। कुछ था ही नहीं, हो गया कुछ चैप्टर तो ख़त्म हो गया। हेलो दोस्तों,
आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्विस कॉस्टिंग, उसकी जो थ्योरी है वो लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ खाली कि आपको जो 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है इसमें, जो आपकी बुक में दिए हुए है ना, निकिता वाली बुक में, तो वो जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको लगभग का समझाने में मेरे को आधा घंटा लगेगा। अभी जल्द से जल्द समझा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है, यानी 21 तारीख को, 21 मार्च 2025 को। तो इसलिए मेरा काम है फटाफट आपको मैं समझाऊंगा, है ना। इसलिए आपको एकदम डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि एकदम डिटेल में समझाऊंगा 2 घंटे लग जाएगा, है ना। लेकिन 30 मिनट में मैं आपको अप्रोप्रिएट तरीके से समझा दूंगा। क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप सोचना नहीं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन खत्म होते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ के समझाऊंगा, क्योंकि पहले समझाऊंगा फिर पढ़ूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। ठीक है, आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए।